नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ से संजय निषाद ने मुलाकात की है। कई मुद्दों को लेकर इस दौरान संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की। अफसरों की मनमानी और साथ ही मछुआ आरक्षण पर भी उन्होंने चर्चा की। उपचुनाव को लेकर भी सीएम से निषाद ने चर्चा की। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा भी हुई। अफसरों की मनमानी और मछुआ आरक्षण पर भी इस दौरान चर्चा की गई है। उप मुख्यमंत्री इस दौरान आपको बता दें, इससे पहले संजय निषाद ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की थी। केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात के बाद संजय निषाद ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, इस मुलाकात के क्या मायने और किन किन मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा? देखिए रिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनकी सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद। उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद संजय निषाद ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई और जो कहीं ना कहीं सवाल संजय निषाद के ऊपर लगातार उठ रहे थे कि संजय निषाद के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और प्रदेश में जो अधिकारी हैं अधिकारियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो इसको भी लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने चर्चा की है। और आज संजय निषाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर बाहर वापस निकले हैं तो उनके सुर काफी बदले हुए दिखाई पड़े हैं और काफी नरम भी दिख रहे थे। वो उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे अभिभावक हैं और हमें उम्मीद है कि जो समस्याएं हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी हैं, चाहे वो अधिकारियों की समस्याएं हो, चाहे हमारे समाज से जुड़े लोगों के आरक्षण के मुद्दे हों, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है, उन्होंने सुनिश्चित कराया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो अधिकारी हैं जो सवाल जवाब करते हैं, जो काम करने का काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो पूरा प्रकरण है इसका पूरी तरीके से निराकरण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले संजय निषाद ने जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उन्होंने मुलाकात की थी, मुलाकातों के दौर लगातार जारी थे। उसके बाद बुलडोजर को लेकर उनका बयान भी एक सामने आया था। उसके बाद संजय निषाद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और उसके बाद जिस तरह से आपने बताया कि सुर थोड़े नरम दिखाई दिए, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए रिया, संजय निषाद उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। बीते 3 दिनों में ये दोनों मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हुई है और आज संजय निषाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए हैं। और जहां एक तरफ संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे थे, तो जो आज की मुलाकात थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, इसके बाद संजय निषाद के सुर काफी नरम थे। संजय निषाद ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। संजय निषाद ने जो बात रखी है कि जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे उनके मछुआ समाज के आरक्षण का मुद्दा हो, इन सब मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संजय निषाद की बातचीत हुई है और इस पर संजय निषाद ने बताया है कि उनको आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इन मुद्दों को हल करने का काम किया जाएगा। बीते दिनों संजय निषाद लगातार तमाम नेताओं से, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे क्योंकि उनके बेटे की सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी। तो इस संदर्भ में भी उनकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे की जान की खतरा को बताया था, तो उसको देखते हुए कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा वापस ली गई थी, तो इस पर भी चर्चा हुआ है। इस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विचार करेंगे क्या उनको सुरक्षा वापस दी जाए या नहीं दी। हालांकि ऐसी अभी कोई खबर सामने निकल के नहीं आ रही है, लेकिन संजय निषाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे थे, तो आज जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उसके बाद काफी आश्वस्त नजर आए हैं वो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपना अभिभावक बताया है। उन्होंने बताया हम एक परिवार के सदस्य हैं और इस तरीके से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारा जो एनडीए गठबंधन है इस 10 की 10 विधानसभा सीटों को जीतने का काम करेगा। हालांकि देखने वाली बात क्या होगी एनडीए जो है मजबूत यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में कुछ खटपट हो सकती है। जिस तरह से अलग अलग जो बीजेपी के सहयोगी दल है उनकी बयानबाजी जो है सामने आ रही थी, खटपट की बात निकलकर हो सकती थी। और वहीं अब जिस तरह से बजट सत्र या मॉनसून सत्र जिस तरह से
29 जुलाई से शुरू हो रहा है, उससे पहले ये मुलाकात किस तरह से माने कृष्णा, जिस तरह से मॉनसून सत्र से पहले मुलाकात अभी होने वाली हुई, उसके बाद क्या कुछ बदला हुआ दिख सकता है? देखिए रिया, संजय निषाद ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, उसका भी स्वागत किया और उन्होंने साफ तौर पे जो है आरोप लगाया है पिछली की सरकारों को। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पिछली सरकारों में बजट आता था और बजट जनता तक नहीं पहुंच पाता था और वो बजट कहीं ना कहीं जो है सरकार में जो है उसका घपला होता था, घपले के माध्यम से वो सारा का सारा बजट खा लिया जाता था। तो अब अगर जो है पिछली सरकारें काम कर रही होती तो वो सरकारें रिपीट करती। हम उत्तर प्रदेश में पिछली 2 बार से रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रदेश की जनता की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उस पर काम कर रहे हैं, हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे एनडीए की सरकार में ना तो जो है भ्रष्टाचार है और ना तो जो है किसी तरीके की जो है जो बेरोजगारी की बात है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है। बेरोजगारी को लेकर भी संजय निषाद ने सवाल उठाया था, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जाए, तो अब तमाम भी मुद्दे हैं। उन्होंने आज जो है विपक्ष पर भी हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि विपक्ष पिछली जो सरकारें थी उसने कुछ काम नहीं किया, इसी वजह से गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। और हम एनडीए की हमारी जो गवर्नमेंट है जो है पूरी तरह से मजबूत यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं और इसी संबंध में, इसी कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद जिस तरह से उनके बदले हुए सुर और नरम सुर यहाँ पर दिखाई दिए, उससे साफ तौर पर माना जा सकता है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल आपस में मिलकर जो आगामी चुनाव है उसके लिए रणनीति बना रहे हैं और मजबूती के साथ उस पर लड़ेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब पेपर लीक की कर लेते हैं। पेपर लीक के कारण निरस्त की गई सिपाही भर्ती परीक्षा को फिर से आयोजित करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2024 को परीक्षा की आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पेपर लीक के कारण ये पहले हो चुकी ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था, अब फिर से उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अगस्त महीने में फिर से परीक्षा कराने की बात यहां पर सामने आई है। अब किस तरह से तैयारियां? जी बिल्कुल, बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के चलते यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी भर्ती परीक्षा निरस्त कर दिया था और 6 महीने के भीतर एक बार फिर से परीक्षा कराए जाने का जो है आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया था। आज यूपी सीएम यानी कि योगी सरकार की तरफ से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर का ऐलान कर दिया गया है। 23, 24 और 25 साथ 30 और 31 अगस्त को यह परीक्षा होगी। इस परीक्षा को लेकर काफी तैयारियां की गई है। नकल विहीन परीक्षा हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे और साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि पिछली दफा जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुई थी, नकल माफिया सक्रिय हुए थे, इस पर भी पूरी नजर रखी जाएगी और साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर खुफिया पुलिस भी इस बार तैनात रहेगी। जी रिया, बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि परीक्षा में पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को काफी ज्यादा विपक्ष ने घेरा भी था। वहीं जिस तरह से 60,000 से ज्यादा पदों को लेकर यह परीक्षा है मोहम्मद आसिफ, और 23 से 31 अगस्त के बीच परीक्षा का आयोजन होगा। अब की बार पिछले जैसा पेपर लीक ना देखने को मिले, अब की बार सशक्त एंटी पेपर लीक कानून भी यूपी में है। क्या माना जाए और क्या कुछ तैयारियां ताकि जो नकल माफिया है उनको रोका जा सके? जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था, इस मामले में एसटीएफ ने राजीव नयन मिश्रा समेत कई ऐसे नकल माफिया हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा था और साथ ही साथ एंटी पेपर लीक कानून भी बनाया गया और साथ ही साथ यह भी प्रावधान है कि 1 करोड़
तक का जुर्माना भी किया जाएगा अगर कोई नकल माफिया किसी भर्ती परीक्षा पेपर में अपनी भूमिका अदा करता है। और बात करें जिस तरह से 23 से 31 अगस्त के बीच जो पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर होगी, इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह जो है एक बार धोखा खाया है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की पूरी फजीयत भी हुई थी। और अब इस परीक्षा को कराने के लिए जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी के साथ बैठक किया और साथ ही साथ जो प्रमुख सचिव उनके साथ क्या कुछ बड़े इंतजाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं मोहम्मद आसिफ अब की बार? देखिए रिया, जिस तरह से पेपर पिछली दफा पेपर लीक तो हुआ था, उससे सबक लेते हुए यूपी सरकार ने अब इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। बायोमेट्रिक के जरिए जो है परीक्षा होगी और साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि नकल माफिया इसमें सेंधमारी न करे। प्रिंटिंग प्रेस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और साथ ही साथ पेपर जिस रास्ते से लाया जाएगा उस रास्ते पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का बिल्कुल यही चीज हमने मोहम्मद आसिफ पिछली बार भी देखी थी कि जब परीक्षा के जो पेपर थे, प्रश्न पत्र थे, वो तब लीक हुए ट्रांसपोर्ट करने के दौरान। अब की बार ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, इसको चेक में रखने के लिए क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां? जी बिल्कुल रिया, अगर बात करें पेपर की तो पेपर जिस प्रिंटिंग प्रेस में छापा जा रहा है उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम गुप्त रखा जाएगा और साथ ही साथ जब पेपर लोड होगा वाहनों पर परीक्षा केंद्रों की तरफ ले जाने के लिए, तो इस दौरान सुरक्षा के व्यापक पुख्ता इंतजाम होंगे और साथ ही साथ जो है कई तरह की जो रिपोर्ट है खुफिया एजेंसी को भी लगाया जाएगा कि कहीं से कोई जो है पेपर लीक में सेंधमारी न कर सके। और साथ ही साथ जिस तरह से अब परीक्षा केंद्रों पर जो है जो परीक्षार्थी बैठेंगे उनकी भी सघन तलाशी ली जाएगी, जांच की जाएगी कि वाकई में बिल्कुल, यानी एक बार फिर से सिपाही भर्ती परीक्षा की जो नई तारीख है उनका ऐलान यहाँ पर हो गया। हालांकि अब पिछली बार की तरह पेपर लीक ना हो पाए, इसको देखते हुए कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मोहम्मद आसिफ आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने नोएडा से जिला पंचायत सदस्य को गिरफ्तार किया है। सपा नेता रामगोपाल यादव के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं पुष्पेंद्र, करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं पुष्पेंद्र यादव। एटा पुलिस ने इस दौरान 25,000 का इनाम भी उनके ऊपर घोषित किया था। पुष्पेंद्र यादव के पिता जुगेंद्र सिंह यादव एटा जेल में पहले से ही बंद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने नोएडा से उन्हें गिरफ्तार किया। ये बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ की तरफ से, जहां नोएडा से जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं पुष्पेंद्र यादव। इस दौरान एटा पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुष्पेंद्र यादव के पिता पहले से ही एटा जेल में बंद है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जुगेंद्र सिंह यादव, जो कि पहले से ही जेल में बंद है। यहां पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद है पुष्पेंद्र यादव के पिता जुगेंद्र सिंह यादव। पुष्पेंद्र यादव के ताऊ रामेश्वर सिंह यादव अलीगढ़ जेल में बंद है। अलीगंज से पूर्व विधायक है रामेश्वर सिंह यादव और गैंगस्टर एक्ट में 2 साल से जेल में बंद है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया है, आखिर किस मामले में गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, यह बता दें कि जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव पर एटा जिले में अलीगंज थाना है, वहां पर गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुष्पेंद्र सिंह फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था और इसको लेकर गिरफ्तारी को लेकर एटा और एसटीएफ पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी और एसटीएफ ने नोएडा से पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुष्पेंद्र सिंह सपा नेता और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता
रामगोपाल यादव के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। और इस गिरफ्तारी से कहीं न कहीं राजनीतिक घेरे में हड़कंप भी मची हुई है। हालांकि इस तरह से पुष्पेंद्र सिंह की अरेस्टिंग हुई। बता दें कि इनके जो परिजन है इन पर भी कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो कहने का यह मतलब है कि पुष्पेंद्र सिंह का पूरा कुनबा जो है आपराधिक मामलों में लिप्त है। और कई इनके पिता भी जेल में बंद है, ताऊ भी जेल में बंद है। तो ऐसे में एसटीएफ जिस तरह से एक्टिव हुई और एसटीएफ ने 25,000 के इनामी पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। और न्यायालय ने पुष्पेंद्र सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भी भेज दिया है। जी रिया। ठीक है मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां थाना साउथगंज क्षेत्र में बिजली कर्मचारी से चेकिंग के दौरान मारपीट हुई, जिसके बाद एसडीओ ने मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत साउथगंज थाने में मारपीट करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद अमान का। मोहम्मद अमान, क्या कुछ ये पूरा मामला है लखनऊ से, जहां बिजली कर्मचारियों से चेकिंग के दौरान कुछ मारपीट का मामला सामने आया है? जी रिया, आपको बता दें ये मामला पूरा जो थाना सादत क्षेत्र को चौपटियों में बताया जा रहा है, जहाँ पे जो बिजली कर्मचारी थे और जो उपखंड क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, ये लोग सब लोग चौपटिया क्षेत्र में चेकिंग के दौरान वहाँ पे पहुंचते हैं, जहाँ पे जो बिजली चोरी या बिजली से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर पहुंचते हैं। तो वहीं पे जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय लोगों से जिस तरह से इनकी नोकझोंक होती है, नोकझोंक के बाद जिस तरह से इनकी मारपीट होती है, मारपीट में साफ तौर से जो वहाँ के एसडीओ हैं, जो उपखंड अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। वहाँ पे जब हम लोग चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग के दौरान वहीं पे जो बिजली कर्मचारियों का बहस होती है, बहस होने के बाद उन लोग मारपीट को आमादा हो गए। तो जहाँ पे उनकी संख्या कम पड़ गई और कम पड़ने के बाद जहाँ पे क्षेत्र की बात थी, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, कई लोगों ने मिलकर वहाँ पे जो बिजली कर्मचारी है उनके पास हाथ उठाए, काफी चोट भी खाए हैं। जिस पूरे संबंध में बिजली कर्मचारियों ने जाके जो स्थानीय पुलिस है, जो स्थानीय थाना है सादतगंज, वहाँ पे इस पूरे मामले की रिपोर्ट लिखाई है। रिपोर्ट लिखाने के बाद 4 लोगों को नाम दर्ज भी कराया गया है और कुछ अज्ञात लोगों के नाम भी इसमें डाले गए हैं। वहीं पे आपको बता दें, जिस तरह से ये कार्रवाई बिजली विभाग के द्वारा की गई थी, चेकिंग की जा रही थी, उसमें जो बाधा डाली गई है, जिसको लेके एक बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरे मामले में मोहम्मद अमान, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की बात करें, जांच कितना आगे पहुंच पाई है, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की तरफ से? जी, आपको बता दें, जिस तरह से जो थाना प्रभारी है विजय सिंह, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुकदमा लिख दिया गया है। वो जो जिन लोगों ने मारपीट की है या जिन्होंने वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी आए थे काम करने, उनके काम में बाधा डाली है, उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करके जैसे ही वो लोग मिलते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई। मोहम्मद अमान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब परिवार को सपनों का घर तो मिला, लेकिन उसके सपने चकनाचूर हो गए। मामला रुदौली नगर पालिका के नयागंज मोहल्ले का है। मोहल्ले की रहने वाली सफीना बानो को 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास के तहत घर तो मिला, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य लगभग 8 महीने पहले शुरू हुआ, लेकिन आज तक आवास की छत नहीं पड़ सकी, जिसकी वजह से पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। निर्माण कार्य पूरा ना होने के पीछे की मुख्य वजह घर के बगल में रहने वाले पड़ोसियों ने एसडीएम रुदौली से इस पूरे मामले की शिकायत की। पड़ोसियों ने शिकायत की कि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य नगर पालिका की इंटरलॉकिंग सड़क पर किया जा रहा है, जिसके बाद एसडीएम ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए ईओ को जांच के आदेश दे दिए हैं। मोदी सरकार की मंशा थी कि 2022 तक के सभी गरीब पात्रों को जो है प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ मिल सके, लेकिन इंडिया वाइज की टीम जो है इस समय रुदौली नगर पालिका क्षेत्र के जो है नयगंज वार्ड में है और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा। एक गरीब परिवार जो है 8 महीने से रह रहा है इसी मकान में और प्रधानमंत्री आवास का उसका लाभ तो मिल गया, लेकिन उसको निर्माण कार्य आज तक की नहीं पूरा हुआ है।
वजह है कि उसमें सरकारी प्रशासन द्वारा जो उसमें अड़ंगा लगा करके कार्य को रोक दिया जाता है। और यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरी छत जो है अभी खुली पड़ी है और बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अभी 2 महीने बाद जो है ठंड का भी मौसम आ जाएगा, तो ऐसे में ही जो गरीब परिवार है वो कैसे अपना गुजर बसर करेगा, तो ये सोचने वाला होगा। और ये यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर के जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और यहाँ के जो परिजन हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे कि आपका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है और अभी तक की छत नहीं पड़ी? इसलिए हमारी छत नहीं पड़ी तो है, नहीं पड़ने दे रहे हैं, इसलिए कि ये जो दीवार उठ गई है, दीवार उठ गई तो अब करे कि नहीं, अब छत नहीं पड़ने देनी है, बनाने नहीं है, ये सब ऐसे कर रहे हैं। हम लोग इसी में 8 महीने से रह रहे हैं। बारिश में तो बहुत दिक्कतें होती है। बारिश में चलो तो बहुत दिक्कतें, ठंडी में थोड़ा चल जाता है, और ठंडी में भी नहीं चलेगा। इतने बच्चे, 4 बच्चे किधर जाएंगे हम लेके? यहाँ प्रशासन क्या कह रहा है? करे नहीं, पहले उसको करो, रोड पर है, ये ऐसा है वैसा है, ये ज्यादा बना, अगल बगल के वाले रोक रहे हैं। तो अभी तक की बना नहीं अभी तक नहीं बना, 7-8 महीने से पड़ा हुआ है। हम लोग इसी में रह रहे। बारिश होगी तो अंदर चले जाते, पन्नी ताल लेते, ये कर लेते, सबको हो जाता। 2 महीने बाद ठंड भी आ रही है। हाँ, ठंड आ रही तो अब इसका देखा जाएगा अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो परिजन है उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जिस ठंड का भी मौसम आने वाला है, बारिश का मौसम चल ही रहा है, ऐसे में पूरा परिवार जो है इसे खुले आसमान के नीचे रह रहा है। अब ये देखने वाला होगा ये प्रशासन इस मामले को लेकर के कब संज्ञान लेता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।